नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज का वीडियो किसान आंदोलन पर हो चुका है। खिनौरी बॉर्डर पर एक किसान को गोली लगने का दावा किया जा रहा अच्छा है, नहीं। मगर पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोपहर 3:36 पर हरियाणा पुलिस ने ट्वीट किया कि अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यु नहीं हुई है। यह मात्र एक अफवाह है। पुलिस ने इतना ही लिखा है कि दाता सिंह खिनौरी बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों तथा एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है जो उपचाराधीन है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता करम प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पटियाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 24 साल के शुभकरण सिंह की मौत हो गई है। ट्रिब्यून अखबार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। इस अस्पताल में गोली लगने से 3 घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। हमने जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया तब तक सारी सूचनाएं नहीं आ सकी थीं। हमारे पास न्यूज़ चैनल की सुविधा नहीं है कि हम पल पल की जानकारी इस वीडियो में शामिल कर सकें। इसलिए ऐसी खबरों के लिए थोड़ा और इंतजार करना आप दर्शकों के लिए बेहतर रहेगा। जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है, रिपोर्टर के लिए भी एक साथ एक समय में सारी खबरों की पुष्टि संभव नहीं है। शंभू बॉर्डर की तरह खिनौरी बॉर्डर पर भी किसानों का भारी संख्या में जमावड़ा है। यहां भी आंसू गैस के गोले धुआंधार छोड़े गए हैं। दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। यह साफ नहीं है कि पैलेट गन से गोली लगी है या आम बंदूक की गोली, मगर किसानों ने गोलियों के 2 खोखे दिखाकर दावा किया कि उन पर गोलियां चलाई गई हैं। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने गोली लगने का दावा किया है। भारतीय किसान यूनियन मालवा ने कहा है कि शुभकरण सिंह की मौत हो गई। बताया गया है कि शुभकरण सिंह 20-21 साल का नौजवान है, बठिंडा का रहने वाला है। यह शंभू बॉर्डर की हालत है। आप वीडियो में देख सकते हैं, आसमान आंसू गैस के धुओं से भर गया है। जिस तरह यहां आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लग रहा था कि युद्ध का मैदान है। यहां किसानों ने खुद को बचाने के लिए मास्क से चेहरे को ढक लिया था, मगर सभी के पास इस तरह के मास्क नहीं थे। खिनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में जमा नजर आए। हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त किया था। आज ही यहां से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया, लेकिन जिस तरह से इस जगह की घेराबंदी की गई है, लगता नहीं कि किसानों के लिए दिल्ली तक पहुंचना संभव हो पाएगा। यहां आप देख सकते हैं कि हरियाणा की तरफ से सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। किसानों की तरफ से बड़ी संख्या में सीमेंट की बोरियां लाई गई हैं ताकि वे भी अपना बचाव कर सकें। शंभू बॉर्डर से खबरें आ रही थीं कि नौजवान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसी कोई भी कोशिश हिंसा और टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है। हम फिर से याद दिला दें कि हम न्यूज़ चैनल नहीं हैं। इस रिपोर्ट में आज की कई प्रमुख घटनाओं को कवर तो किया गया है, मगर पल पल बदलती खबरें इसमें नहीं हैं। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की तबीयत खराब होने से मौत की खबर आई है। विजय कुमार टोहना बॉर्डर पर तैनात थे। किसान नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम शांति से दिल्ली जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार रास्ता दे दे, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 सप्ताह से चारों तरफ के रास्तों को सील कर दिया गया है, किसानों के लिए दिल्ली पहुंचना आसान नहीं। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले उन शब्दों की बात जिन्हें पत्रकार ऊपर से आंसू गैस के गोले की तरह किसानों पर बरसा रहे हैं। किसानों ने नौजवानों से अपील की है कि हर हाल में धीरज रखना है और हिंसक नहीं होना है। रोकें लगाई हुई है, उससे आगे कृपया कोई भी साथी अपने आप ना बढ़े, ताकि शांति बनी रहे, किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए। देखिए, इधर भी हमारा किसान है, उधर भी जो जवान है नजर आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम महसूस करें कि वो हमारा दुश्मन हो। दुश्मन नहीं है, वो भी किसी किसान या मजदूर का बच्चा है, किसी अडानी का बच्चा नहीं है, ना ही वो किसी पॉलिटिकल नेता का बच्चा है। वो सब के सब किसान, मजदूर और गरीब लोगों के बच्चे हैं। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन हमें इस माहौल को शांत रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम आज के इस वीडियो में किसान आंदोलन और किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करना चाहेंगे, लेकिन पहले हम बात उन शब्दों की करना चाहते हैं जिसके जरिए गोदी मीडिया किसान आंदोलन को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के मीडिया ने टैंक ज्यादा देखे हैं, ट्रैक्टर नहीं देखे हैं। जैसे ही वे ट्रैक्टर में जोड़ तोड़ कर कुछ भी बदलाव देखते हैं, उन्हें ट्रैक्टर टैंक नजर आने लगता है।
आज जब ऐलान हुआ कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे तो मीडिया की हेडलाइन में एक शब्द उछलने लगा, मेकशिफ्ट टैंक। आप देखिए कि कैसे मीडिया इन नए नए शब्दों के जरिए आपके भीतर के नागरिक बोध को खत्म कर रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सोचिए कि यह मेकशिफ्ट टैंक क्या होता है। क्या बिना गोला बारूद दागने की क्षमता के कोई भी वाहन टैंक या मेकशिफ्ट टैंक हो सकता है? मीडिया को ट्रैक्टर में ऐसा क्या दिखाई देता है कि उसकी तुलना वह युद्ध के हथियारों से करने लग जाता है? किसानों ने दिल्ली कूच का इस्तेमाल किया तो उनके ट्रैक्टर से लेकर जेसीबी मशीन को मेकशिफ्ट टैंक लिखा जाने लगा। ये चंद हेडलाइनें हैं। दिल्ली में घुसने के लिए किसानों ने बना लिया अपना टैंक। जरा पुलिस से भिड़ने की तैयारी देखिए। मेकशिफ्ट टैंक, पोकलेन मशीन और आयरन शीटें। दिल्ली मार्च के लिए किसानों ने बनाया ये प्लान। दिल्ली में घुसने के लिए किसानों की है पूरी तैयारी। अपने साथ लेकर आए हैं टैंक, बैरिकेड्स तोड़ने के लिए कई मशीनें भी साथ। मेकशिफ्ट टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मेकशिफ्ट फाइटर प्लेन हो सकता है? क्या मेकशिफ्ट सेना हो सकती है? मेकशिफ्ट AK-47 हो सकता है? ट्रैक्टर या जेसीबी मशीन को मेकशिफ्ट टैंक क्यों कहा जा रहा है? उसमें टैंक की कौन सी खूबी है, कौन सी क्षमता है? क्या जो काम टैंक करता है उसका 10%, 1% काम भी किसानों के ट्रैक्टर और पोकलेन मशीन से किया जा सकता है? यही तो पोकलेन है। 3 टप्पर की चादरों से इसके केबिन को घेरा गया है। कहीं से भी आपको यह टैंक नजर आ रहा है? क्या गड्ढा खोदने वाली मशीन टैंक बन सकती है? असली टैंक के एक गोले से इस मशीन का अता पता नहीं चलेगा, मगर मीडिया इसे मेकशिफ्ट टैंक लिख रहा है। खुदाई करने वाली इस पोकलेन मशीन को सिर्फ इसलिए टैंक कहा जाने लगा क्योंकि इसके केबिन को लोहे की चादर से बंद कर दिया गया है। फिर तो इसके ऊपर एक हवाई जहाज का नमूना या खिलौना टांग दिया जाए तो ये रफाल विमान भी कहा जाने लगेगा, मेकशिफ्ट फाइटर प्लेन। इस तरह की जेसीबी मशीन ब्रिटेन की जेसीबी और फ्रांस की पोकलेन कंपनी बनाती है। इसी के केबिन को बुलेट प्रूफ कहा जा रहा है। उत्खनन के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को कंपनियों के ब्रांड नाम से पुकारा जाता है क्योंकि एक्सकवेटर बोलना मुश्किल है। भारत में आम किसान इसलिए भी इन्हें जेसीबी या पोकलेन कहने लग जाते हैं। लोहे की चादर से ट्रैक्टर और पोकलेन के केबिन को लपेट देने पर टैंक नहीं हो जाता। पोकलेन अगर इतना ही शक्तिशाली होता तो तमाम मुल्कों की सीमाओं पर सारे गड्ढे इसी से खोदे जा रहे होते, टैंकों और सेनाओं की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया का यही हाल रहा तो एक दिन वह बच्चों के इन खिलौनों को देखकर भी हंगामा मचाने लग जाएगा कि लोगों के घर घर में टैंक चल रहे हैं, युद्ध के उपकरण चल रहे हैं, यह देश के लिए खतरा हो सकता है। टैंक का कोई और रूप टैंक नहीं हो सकता है, वह मेकशिफ्ट टैंक नहीं हो सकता है। अगर मीडिया की यही समझ है तो इन खिलौनों से मेकशिफ्ट सेना बनाकर संपादकों के नेतृत्व में सीमा पर भेज देना चाहिए। दुश्मन अपना असली टैंक छोड़कर किसी खिलौने की दुकान में छिप जाएगा जहां से हमने ये वीडियो बनाया है। देखिए, पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं। हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर तो हमारे पक्ष में, जबलपुर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि MSP से नीचे खरीदी नहीं होगी। हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है 15 दिन से अधिक आप गन्ने की पेमेंट रोक नहीं सकते। उसका वायलेंस लगातार सरकार करती है। क्या यह बात सही नहीं है? क्या आपने चुनावी सभाओं में ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर कर लोगों को लाते ले जाते नहीं देखा है? तब तो खतरा नहीं बताया गया। किसान जब बीजेपी की रैली में जाने के लिए ट्रैक्टर ले जाएं, ट्रॉलियां ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तब नहीं कहा जाएगा कि आप हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते, मोटर व्हीकल एक्ट का आप उल्लंघन कर रहे हैं। मगर जब किसान अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर से निकलता है तो 100 तरह के भूत खड़े किए जाने लगते हैं।
ऐसा नहीं है कि किसान ट्रैक्टर लेकर दुनिया में प्रदर्शन नहीं करते हैं। किसान दुनिया में कहीं भी अपने उपकरणों के साथ ही प्रदर्शन करने आते हैं या फिर उपज फेंक कर प्रदर्शन करते हैं। कभी दूध सड़कों पर फेंक देते हैं, कभी संतरे और कीनू पर ट्रैक्टर चला देते हैं। तब तो कोई कहने नहीं आता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सरकार आपकी कीनू की सारी कीमत अदा करेगी। किसानों का यही तरीका है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का। हमने 17 फरवरी के अपने वीडियो में आपको दिखाया था कि जर्मनी में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर अपनी मांगों के लिए सड़कों पर निकले, क्योंकि वहां की सरकार किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर देना चाहती थी। दुनिया भर में किसान कई बार ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। किसान आंदोलन को मीडिया जिस नज़र से देखता है, दिखाता है, उसमें प्रशासन और आईटी सेल के नज़रिए में खास फर्क नहीं। मीडिया के इस्तेमाल किए गए शब्दों से पता चलता है कि वह लोकतांत्रिक गतिविधियों को शत्रु के हमले की तरह देखने लगा है। उसे किसानों के आंदोलन में लोकतांत्रिक अधिकारों को छोड़ बाकी सब नजर आ रहा है। जब सरकार बिना कोर्ट के फैसले के बुलडोजर लेकर जेसीबी मशीन से किसी गरीब का घर गिरा देती है, तब तो कोई नहीं कहता कि सरकार अपनी ही जनता को टैंक से कुचल रही है, बल्कि मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जाता है। यही शब्दों का खेल आपको समझना है। मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा कहलाएंगे और किसान जब जेसीबी मशीन लेकर निकलेगा आतंकवादी कहलाएगा। आप देख लीजिए प्रेस आप जनता को किस नजर से देखता है और इन शब्दों से कैसे बांट रहा है। बुलडोजर से ज्यादातर मुसलमानों के घर गिराए गए। एंटी मुस्लिम मुद्दों के समय बुलडोजर राष्ट्रवादी हो जाता है, सरकार हो जाता है, मजबूत प्रशासन हो जाता है, और किसानों के समय जेसीबी बुलडोजर आतंकवादी हो जाता है। न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी नाम का एक शहर है। यहां पर 15 अगस्त के दिन भारत की आजादी के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जेसीबी मशीन भी शामिल की गई। स्वतंत्रता दिवस की शोभा यात्रा में जेसीबी मशीन का क्या काम, मगर लोग लेकर निकले। अपने देश में किसान अपनी मांगों को लेकर जेसीबी लेकर नहीं निकल सकता। जेसीबी मशीन इतनी लोकप्रिय हो गई कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन भारत आए तो उन्हें जेसीबी मशीन पर चढ़ा दिया गया, चढ़ गए। गुजरात में जेसीबी की फैक्ट्री है। इस घटना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पार्टी के सांसद ने ही कहा कि क्या जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछे कि जेसीबी से लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा। नाडिया विट्टम ने तो ट्वीट किया कि बीजेपी मुसलमानों का घर गिराने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही है। अब आप लिंक जोड़िए, किसानों को क्या कहा जा रहा है, उनके उपकरणों को क्या क्या कहा जा रहा है। अगर आप सरकार की किसी नीति का विरोध करें तो मीडिया उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है जिन शब्दों का वह मुसलमानों के लिए करता है, एंटी मुस्लिम डिबेट के लिए करता है। इतनी सी बात समझ जाएंगे तो आपके जीवन का 20 साल बर्बाद नहीं होगा। अब तो रैलियों में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल होने लगा है, उससे फूल बरसाए जा रहे हैं। तब किसी को टैंक नहीं दिखाई देता। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं पर फूल बरसाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल होने लगा है। नेताओं को माला पहनाया जाता है। तभी तो कर्नाटका में जेसीबी के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। लेकिन किसान आंदोलन में यह मशीन दिखते ही सबको टैंक टैंक नजर आने लगता है। भारत का मीडिया प्रशासन के द्वारा गाड़े जा रहे इन कीलों को, कटीली तारों को और सीमेंट की ऊंची ऊंची दीवारों को, इनके जरिए रास्तों को बंद करने पर वैसे शब्दों का बयान नहीं करता जैसे लगे कि सरकार अपने नागरिकों को कुचल रही है। क्या पत्रकारों को यह सब देखकर मेकशिफ्ट तानाशाही का भी ख्याल आता होगा या आना बंद हो गया? पत्रकारों ने इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर तो कहीं नहीं लिखा कि यह मेकशिफ्ट तानाशाही है, लेकिन किसानों के ट्रैक्टर को मेकशिफ्ट टैंक लिखने में उनकी कलम दौड़ पड़ती है। किसानों की तरफ इन्हें टैंक दिख रहा है, मगर ड्रोन से एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की सीमा में किसानों पर आंसू गैस के गोले गिरा रही है। उसे किन शब्दों से देखा और लिखा जा रहा है आप नोट कीजिए। आंसू गैस से बचने के लिए किसान बोरियां लेकर आए हैं। इसे तो किसी पत्रकार ने मेकशिफ्ट बुलेट प्रूफ नहीं लिखा, कंधे पर बोरी टांग कर चल रहे हैं। कोई लिख देता कि यह मेकशिफ्ट बुलेट प्रूफ है। जब मेकशिफ्ट टैंक हो सकता है तो मेकशिफ्ट बुलेट प्रूफ क्यों नहीं हो सकता?
आंसू गैस के गोले से बचने के लिए किसी ने चश्मा लगा लिया, मास्क लगा लिया तो मीडिया को शत्रु सैनिक नजर आने लगा। किसानों ने तो सारी तैयारी अपने बचाव में की है। किसान नेता अपने भाषण में इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह से आक्रामक ना लगें, उकसाने वाली बात ना कही जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के किसानों को आज खालिस्तानी, देशद्रोही और इस तरह की संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है। जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले 7-8 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसमें उनके खाने पीने का इंतजाम है, सोने का इंतजाम है। उनको टैंकों को, जो ट्रैक्टर है उनको टैंक के रूप में बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर की एक सीमा रेखा उनके बीच में है और नो मैन्स लैंड, और एक तरीके से जो आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं, शेलिंग जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। देश ने कभी भी इस तरह की स्थिति देश के किसानों के साथ किसी सरकार ने नहीं की है। देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे अन्नदाताओं को जो बातें पहले ही तय हो गई थी, पिछला किसान आंदोलन था, उस दौरान जो बातें मान ली गई थी सरकार द्वारा, उनको 2 साल से उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करने के कारण मजबूरी में ये आंदोलन करना पड़ रहा है। और देश में किसानों की छवि को खत्म करने का जो काम गोदी मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है और देश के लिए जो है, देश के लिए भी और देश की सुरक्षा या खाद्य सुरक्षा सभी चीजों को खतरे में डालने वाला है। केवल किसान ही नहीं, इंटरनेट बंद होने से प्रभावित क्षेत्रों में बैंक का काम रुक गया होगा, लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं चलती होगी, बिजनेस प्रभावित हुआ होगा। क्या किसी को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं? अगर किसान राजधानी नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? जब अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, हमने आपको अपने पुराने वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे गजा पर इस्राएली हमले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। इस्राएल के समर्थकों ने भी राष्ट्रपति के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और इस्राएल के विरोधियों ने भी। भारत में ऐसा क्यों नहीं संभव है? वॉशिंगटन में तो इन प्रदर्शनों को सड़क खोदकर, सीमेंट की दीवार खड़ी कर, कंटीली तारे लगाकर या कीले गाड़कर नहीं रोका गया। वॉशिंगटन में भारत का मीडिया मौजूद रहता तो राष्ट्रपति निवास के ठीक बाहर प्रदर्शन करने वाले हजारों लोगों को आतंकवादी लिख देता। जब वॉशिंगटन में लोग राष्ट्रपति निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच सकते हैं तो फिर भारत के किसान भारत की राजधानी दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? और यह सवाल प्रेस के लिए अहम सवाल क्यों नहीं है? वह ट्रैक्टर में टैंक देख रहा है मगर डेमोक्रेसी का डेथ नहीं देख रहा। व्हाइट हाउस के बाहर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर सकते हैं तो भारत के किसान दिल्ली आकर रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका ही नहीं, लंदन में भी प्रधानमंत्री के निवास के करीब डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों लोग जमा हुए। फिर भारत में किसानों के दिल्ली आने को लेकर सरकार और प्रेस की भाषा में सीमेंट, कीले, कांटे और टैंक क्यों सुनाई दे रहे हैं? अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है। हम तो सिर्फ बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री है, इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए, बोलते हैं ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे हैं, हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था, जब भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ, तो सभी राजनीति वहां गए होते थे। और हमारे धरने में राजनीतिक और यूनियन के बोल के आते रहे, तब ठीक था। अब हम कर रहे हैं, हम गलत हैं। भारत का गोदी मीडिया लोकतंत्र के लिए जरूरी शब्दों को भूल गया है। वह दिन रात इसका गला घोटने में लगा है। जाहिर है उसके पास इसी तरह के शब्द बचे हैं जिनके सहारे आप नागरिक को शत्रु की तरह दिखाया जाता है। किसी को नया शब्दकोश बनाना चाहिए कि लोकतंत्र जब तक है तब तक वहां की पत्रकारिता को नागरिकों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। गोदी मीडिया लोकतंत्र के आसमान में चील बनकर मंडरा रहा है। वह घात लगाए उड़ रहा है कि जहां भी लोकतांत्रिक अधिकारों की संभावना दिखे, भावना दिखे, कोई सवाल करता दिखे, उस पर झपट्टा मार देना है।
लोकतंत्र को निगल जाने वाली इन चीलों से आप सावधान रहिए। मीडिया को समझना चाहिए कि अगर वह किसानों के आंदोलन और उनके उपकरणों को युद्ध के सामान की तरह देखेगा, दुश्मन की तरह देखेगा, तो वह एक तरह से स्टेट को चील बनकर झपट्टा मारने का मौका दे रहा है। मीडिया और सरकारें भूल गई हैं कि प्रदर्शन करना वैध अधिकार है। इसकी सीमाएं तय करते करते आप प्रदर्शन को ही खत्म करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। वैसे ट्विटर पर आए दिन छात्र अपनी भर्ती के रिजल्ट और परीक्षा में पेपर लीक को लेकर आंदोलन चलाते रहते हैं। वह ट्रेंड हो जाता है मगर सरकार को फर्क नहीं पड़ता। 69,000 शिक्षकों की बहाली और पेपर लीक की कहानी उत्तर प्रदेश से हर दिन ट्विटर पर दिखती है। क्या कोई एक्शन होता है? अदालतें भी प्रदर्शनकारियों को लेकर सख्त होती जा रही हैं, मगर यह नहीं देखती कि जब छात्र घर से भी नहीं निकलते, रास्ता जाम नहीं करते, ट्विटर पर ट्रेंड ही कराते हैं, तब भी सरकारें नहीं सुनती हैं। ट्रैक्टर है, टैंक नहीं है। किसानी जीवन का अभिन्न हिस्सा है ट्रैक्टर। वह दिन रात इसी के साथ जीता है तो इसकी ट्रॉली को अपने घर की तरफ बना लेता है। उसके पास हुनर है तो बारिश धूप से बचने के लिए छतरियां जोड़ लेता है। इस हुनर से भारत की सड़कों पर ना जाने कितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं। चूंकि ये किसान है, सरकार को उसके किए गए वादों की याद दिला रहे हैं, तो ट्रैक्टर टैंक बताया जा रहा है। अगर ट्रैक्टर के टैंक बन जाने की जरा भी संभावना होती तो केंद्र सरकार ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी नहीं देती। सरकार तो दावे करती है कि 16 लाख ऐसी मशीनें बांटी गई हैं और 20,000 से ज्यादा फार्म मशीनरी बैंक बनाए गए हैं। इसी 2 फरवरी को पीआईबी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि इस काम के लिए राज्यों को 6,500 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। हमारी मंशा किसी तरह का भी अशांति पैदा करना हमारा निशाना नहीं है, ना कोई हमारी इसके ऊपर कोई प्रेस्टीज इशू है कि हम तो ऐसा किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि हमने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। ये आज से नहीं बना, ये 7 नवंबर की हमने कॉल दे रखी है। 7 नवंबर से लेकर अगर आज सरकार ये कहे कि समय कम है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है सरकार की ये टाल मटोल की नीति है। सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मजदूर के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। किसान देश का किसान है, देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है, दिन रात मेहनतें की है। 7 लाख के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर सरकार किसान से बात करने की बजाय ऐसा प्रबंध करे कि किसानों को रोकने के लिए इतने बड़े बैरिकेड्स लगाए, तो ये उचित बात नहीं होती। हमारा निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाना चाह रहे हैं। सरकार कृपया हमें खुद ब खुद अपने वो बैरिकेड्स हटाते हुए दिल्ली जाने की अनुमति दे, वहां दिल्ली बैठने की व्यवस्था बना दे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं ये सरकार करना चाह रही तो फिर हमारी मांगे वो मान ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी सरकार जो वहाँ दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े फैसले लेती है हमारे हम देश पूरे देश के लोगों के लिए, वो आज अपने किसानों के लिए एक बयान नहीं दे सकते कि भाई किसानों का हम ये मामला उनके फसलों की खरीदी का गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार है, बनाते हैं। तो किसान भी शांत रहे। हम शांत हैं, किसानों को शांत करने की किसी की जरूरत नहीं है। किसान पहले से पूरी तरह शांत है। शंभू बॉर्डर पर आज किसान नेताओं ने ऐलान किया कि सरकार से बातचीत तो हो रही है मगर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। चौथे दौर की बातचीत में किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने रिजेक्ट कर दिया। अगर सरकार 5 फसलों की खरीद पर 5 साल के लिए गारंटी दे सकती है, तब फिर सभी 23 फसलों पर लीगल गारंटी देने में उसे क्या दिक्कत है? यही नहीं, किसानों ने कहा कि इसमें भी एक झोल है। जैसे कोई नया किसान कपास की खेती करेगा तो उसके ही कपास की खरीद की गारंटी दी जाएगी। इससे तो कपास की खेती करने वाले पुराने किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें
तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे, अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप संविधान की रक्षा कीजिए, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधानिक हक है देश के किसान मजदूर का, इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा कि 4 दौर की बातचीत के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे एमएसपी की गारंटी, फसल विविधीकरण, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं चर्चा के लिए दोबारा किसान नेताओं को आमंत्रित करता हूं। नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 के दौरान पहले चरण के आंदोलन में कई किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर की गई थी। किसान तब से एफआईआर वापसी की मांग कर रहे हैं। अगर एमएसपी का मामला जटिल है तो एफआईआर वापस लेने में क्या दिक्कत है? यह काम तो अभी तक हो जाना चाहिए था। पिछले साल नवंबर की यह खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि कोविड के दौरान नियमों के उल्लंघन के मामले में जितनी भी एफआईआर की गई थी उन्हें वापस ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तब बताया कि कोविड के समय जो नियम बनाए गए थे उन्हें तोड़ने के अपराध में 14,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 8,275 एफआईआर की गई थीं। इन सभी को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार इस मामले को कोर्ट में उठाएगी। यह भी इसी 9 फरवरी की खबर है, अमर उजाला में छपी है। हरियाणा सरकार जाट आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर 400 से अधिक एफआईआर वापस लेना चाहती है। हाईकोर्ट में अर्जी लेकर गई है, जबकि एमिकस क्यूरी ने विरोध किया है कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट ने इनमें से 129 एफआईआर को बेहद गंभीर माना है। इन्हें वापस कैसे लिया जा सकता है? न जाने ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं एफआईआर वापसी के। तो किसान आंदोलन की इस मांग को अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया? एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनाई गई उसकी बैठकें होती रहीं, अभी तक उसकी रिपोर्ट का पता क्यों नहीं है? जाहिर है केंद्र सरकार ने समय रहते किसानों की मांग पर पहल नहीं की, ध्यान नहीं दिया, अपने वादों को पूरा नहीं किया। संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन 1 साल चला। अगर उनके नेताओं से समस्या थी तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति में नए नेता थे, नए लोग थे, उनके साथ नए सिरे से रास्ता निकाला जा सकता था, मगर नहीं निकला। इसकी जगह पर किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है और ट्रैक्टर को टैंक बताया जा रहा है। यही वक्त है आपके सावधान हो जाने का। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।